तुम मेरे हो भाग 25। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वही रौनक गुस्से से भरा हुआ था। ये गलत है दादी, ये सब गलतफहमी है और कुछ नहीं। रौनक बोला, रंजन अपने बेटे को संभाल ले वरना इस बार इस घर से हमेशा के लिए ही जाना होगा। इसे बहुत कुछ देख लिया मैंने, बहुत मनमानी भी झेल ली इसकी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, और वो ये कि रौनक और देविका की शादी कल ही होगी। दादी रंजन से बोली, पर रुकमनी कुछ बोलने ही जा रही थी कि रंजन ने उसे चुप करा दिया। जैसा आप कहें माँ, रंजन बोला। वही रौनक और देविका गुस्से से वहां से चले गए। बाकी सब भी चुपचाप बैठे रहे। कबीर पता है ना क्या करना है, दादी कबीर से बोली तो कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। रौनक अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ा था और वही देविका उसे गुस्से से घूर रही थी। देविका ने रूम में आते ही रौनक को थप्पड़ मार दिया था। ये प्लान बनाया था तुमने? हाँ, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हो गया सब। देविका गुस्से से बोली, देखो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ था। कबीर भी तो चला गया था, बाकी सब ठीक ही था, पर तुम कहाँ से आ गई? मेहर को होना चाहिए था यहाँ पर। रौनक गुस्से से देविका से बोला, मेहर 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 है क्या वो पहले कबीर, और अब तुम उसका राग अलाप रहे हो? मुझे बस किसी भी तरह कबीर के साइन चाहिए थे उन पेपर पर सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। अब मुझे तुमसे शादी करनी होगी। देविका भी चिल्लाते हुए बोली। तभी रूम का दरवाजा खुला और रुकमनी अंदर की तरफ आई। रौनक, पहले मुझे ये बता के ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई थी? रुकमनी रौनक से बोली, कौन सी चाबी? रौनक बोला, कबीर के रूम की चाबी। रुकमनी बोली, मम्मी क्या है, पहले ही मुझे बहुत टेंशन है और आप अब चाबी की बात लेकर बैठ गई। रौनक सोफे पर बैठते हुए बोला। रौनक, बहुत हुआ, मुझे साफ साफ बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास ये चाबी? तो रामू काका के पास ही रहती है ना, तो तुम्हारे पास कैसे आई? रुकमनी गुस्से से बोली, हाँ मेरे पास थी, मैंने ही रामू का के रूम से ये चाबी चुराई थी। रौनक झल्लाते हुए बोला, पर क्यों? रुकमनी बोली। तो रौनक जोर जोर से हंसने लग, मेहर के लिए पता है ना, मेहर पर अटैक हुआ था वो, और कोई नहीं, मैंने ही करवाया था। रौनक लाल आंखें करते हुए बोला। वही रुकमनी और देविका दोनों उसे देख रही थी। मैंने ही रामू काका के रूम से चाबी ली थी, बस मेहर को मारना था। जब से वो आई है कबीर भी यहीं है, मेरे हर एक काम पर उसकी नजर है। रौनक गुस्से और लाल आंखें लिया रुकमनी के पास आकर बोला, पता है ना वसीयत में क्या लिखा था? पूरी जायदाद उसी के नाम होगी जो इस घर को वारिस देगा। पहले ही दादी की वजह से वो इस घर में आ गया था। नफरत है मुझे उससे, बचपन से ही उसे सब बेस्ट मिला है, और अब मेहर, बस मैं ही उस रात उस रूम में था। रौनक बोला। तभी रूम में तालियों की आवाज आने लगी। सबने उस तरफ देखा तो सबकी नजरें हैरानी से फैल गई। कोई और नहीं, वो कबीर ही था, जिसने आते ही पहले तो रौनक के मुंह पर एक के बाद एक पंच जड़ दिए थे, और जड़े भी क्यों ना, आखिर मेहर का हाल उसने खुद देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, मार डालूंगा तुम्हें, बोलते हुए कबीर फिर से उस पर बरस पड़ा था। वही रुकमनी बार बार कबीर को रौनक से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उनकी आवाज सुनकर बाकी सब भी वही आ गए और कबीर और रौनक को देखकर उन्हें अलग करने लगे। रवि और विवेक ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। बात क्या है कबीर, तू ये सब क्या कर रहा है? दादी बोली। इससे पूछो दादी, इसने क्या नहीं किया? कबीर गुस्से से बोला। रौनक, क्या बात है, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं तुम दोनों? दादी बोली। वही रौनक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस दरवाजे के पास सुप्रिया के साथ खड़ी मेहर को ही देख रहा था। कबीर गुस्से से दांत पिसते हुए रौनक को देख रहा था और आगे बढ़कर फिर से उसके चेहरे पर एक मुका जड़ दिया। अपनी नजर हटा ले वरना अब इसे ही निकाल लूंगा।
कबीर बेहद गुस्से से रौनक के कॉलर पकड़कर बोला तो रौनक के चेहरे पर बेशर्मी वाली हंसी तैर गई। शक तो मुझे पहले से ही था कि तू जान गया है, पर मैं ही पागल तुम्हारी चाल में फंस गया और रात में फिर से वही कुछ करने की सोच ली जो उस दिन अधूरा छूट गया था। पर इस बार भी मेहर बच गई और मैं खुद ही फंस गया। अच्छी एक्टिंग करते हो तुम, मैं तो सच में फैन हो गया तुम्हारा, रौनक हंसते हुए बोला। वह सब लोग शोकर से खड़े उसे देख रहे थे। मेहर की तो हालत ही खराब हो गई थी उस रात। इससे आगे वो कुछ सोच भी नहीं पाई। कबीर ने फिर से एक मुक्का रौनक के जड़ दिया, जिससे उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। दादी तो बस हैरान सी देख रही थी। वही रंजन कुछ बोलने ही वाला था कि रौनक ने उसे चुप रहने को बोल दिया। और रुकमनी तो बस आंसू बहा रही थी। और तुम भी मुझसे बदला लेना चाहती थी। कबीर अब देविका की तरफ हुआ। इन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी, मेरे बिजनेस को छीनना चाहती थी। क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, कबीर देविका से बोला तो देविका बस चुप सी रह गई। ये तुम क्या कह रहा ओ जीवन जी? कबीर को देखकर बोले। सही कह रहा हूं मैं, कबीर जीवन जी से बोला। बात क्या है? सच सच बता मुझे, दादी कबीर से बोली। बात यह है कि ये दोनों ने मिलकर मेहर को सबके सामने बेइज्जत करने की सोची थी और साथ ही मुझसे इन पेपर पर साइन लेकर मुझसे बिजनेस भी छीन लेना चाहते थे, कबीर बोला। हमें रात से ही दोनों पर शक था और वही हुआ रात में जब देविका सबके लिए चाय लाई थी, तभी हमारा शक यकीन में बदल गया था। विवेक और रवि दोनों इन दोनों पर ही नजर रखे हुए थे। जब देविका ने उन चाय के 2 कप में कुछ मिलाया था और फिर हमने वही चाय इन दोनों को पिला दी थी। फिर क्या था, ये दोनों खुद ही बेहोश है गए थे और मेरे कहने पर ही दोनों को रौनक के रूम में लाया गया था, कबीर बोला। वही दादी और जीवन जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा थे। आखिर जीवन जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो वही रंजन आगे आकर रौनक को एक थप्पड़ दे मारा। सबके सामने अच्छा बनने के लिए तुझे लगा था रौनक के चाहे तू लाख गलत हो पर कभी इतना नहीं गिर सकता, पर मेरी हर सोच को आज तुमने खत्म कर दिया। तुम्हें हमेशा ही कबीर से नफरत थी, ना कि वो तुमसे अच्छा है तो है। वो अच्छा क्यों? उसके दिल में कोई मैल नहीं, वो हर किसी की इज्जत करना जानता है। पर तूने घर की ही इज्जत के साथ बोलते हुए दादी चुप कर गई। मुझे माफ कर दो जीवन, शायद जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया था, दादी जीवन से बोली। नहीं माँ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहे। हो सके तो मुझे माफ कर देना आप सब, जीवन जी कबीर से बोले। पापा? देविका जीवन जी से बोली। मर गया तुम्हारा पापा, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। कबीर तुम चाहो तो इसे जेल भेज सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जीवन जी बोले और रूम से बाहर चले गए। वही दादी जाने लगी तो रुकमनी जल्दी से उनका हाथ पकड़कर, माँ आप कहो ना कबीर को कि वो रौनक को जेल ना भेजे। बाकी आप चाहते हैं तो उसकी शादी देविका से ही होगी, बस आप ना उसे जेल मत भेजो, रुकमनी रोते हुए बोली। वही दादी भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। रवि विवेक भी चले गए तो कबीर ने मेहर को देखा जो अभी भी सुप्रिया के हाथ पकड़े खड़ी कांप रही थी। कबीर ने मेहर के हाथ पर अपने हाथ रख दिए तो सुप्रिया चली गई। कबीर मेहर को लेकर रूम में आ गया और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर पानी का गिलास उसके आगे कर दिया। मेहर ने एक बार कबीर को देखा, फिर कांपते हुए हाथों से उस गिलास को पकड़ने लगी, पर हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी भी छलक रहा था। तो कबीर ने मेहर के हाथ थाम लिए। मेहर खुद को संभालो, कुछ नहीं हुआ है, कबीर बोला तो मेहर जो उसे ही देख रही थी। कुछ नहीं हुआ, मेहर ने स्माइल के साथ कहा। तो कबीर को अपनी ही कही हुई बात पर ध्यान गया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, कबीर गिलास टेबल पर रखते हुए बोला। आपको कैसे पता? उस रात आपका भाई ही था, मतलब वो था, ये बात तो तुम्हें पता थी। कबीर मेहर की बात आगे बढ़ाकर बोला तो मेहर हैरान सी रह गई।
मेहर कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाए बैठी रही। कबीर भी मेहर के पास ही बैठ गया। जब मैंने तुम्हें रूम में खून से लथपथ देखा था तो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए चला गया था, पर जब वापस आया था तो मुझे वहां पर रुमाल नहीं मिला था जो पहले वही पड़ा था, और इतनी जल्दी कोई और तो घर में आ नहीं सकता। बस रौनक पर तभी से शक था। फिर तुम्हारी बिली बेहोश हो गई थी तो उसी दूध को मैंने विवेक और रवि से बोलकर चेक करने के लिए भेजा था, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। रही कसर उस नौकर ने पूरी कर दी जो उस दिन घर में था, पर उसे कुछ नहीं हुआ था, वो सबसे पहले उठ गया था। कबीर बोला। मेहर कुछ नहीं बोली, वो बस नजरें झुकाए ही बैठी रही। कबीर बस उसे ही देख रहा था। पर तुमने क्यों नहीं बताया कि वो रौनक ही था? कबीर मेहर को देखकर बोला। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पहले भी यही लगता है कि मैं हर मर्द को। बोलते हुए मेहर चुप कर गई। वही कबीर अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। कबीर ने हर बार तो जे सभी कहा था मेहर से, वो बस बिना कुछ कहे मेहर को ही देख रहा था, जो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रही थी। वो मैं आता हूँ बोलकर कबीर जल्दी से रूम से बाहर चला गया और वही मेहर उसे जाता देखती रह गई। आता हूँ बोलकर कबीर जल्दी से रूम से बाहर चला गया और वही मेहर उसे जाता देखती रह गई। वही दूसरी तरफ अश्विन एक रूम में कुर्सी पर बैठा हुआ था और वही एक लड़की उसकी गोद में बैठी हुई थी। वो अश्विन को किस कर रही थी, तो वही अश्विन बस उसकी हरकत को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं बोला। हो गया, निकलो यहाँ से। अश्विन उस लड़की से बोला जो अब अश्विन के शर्ट के बटन खोलने लगी थी। तो वो लड़की हैरान सी उसे देखने लगी। क्या हुआ? अभी तो शुरू ही हुआ है। वो लड़की फिर से बटन खोलते हुए बोली। तो अश्विन ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर पीछे की तरफ कर दिया और गुस्से से दांत पिसते हुए, जब मैंने कहा तो कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तभी दूसरी तरफ बैठा लड़का जल्दी से आगे आया और अश्विन को उस लड़की से देर करने लगा। तुम जाओ, वो लड़का लड़की से बोला। तो लड़की खड़े होते हुए, पागल हो तुम सब? पहले शर्त के नाम पर मुझे किस करने लगा था और जब मैंने करी तो खुद को डोट आदर्शवादी समझने लगा। लड़की अपने कपड़े सही करते हुए बोली और उस रूम में बैठे तीसरे लड़के को देखते हुए रूम से बाहर चली गई। क्या कर रहा था बे? हो क्या गया है तुम्हें? लड़का जो अश्विन के पास आया था बोला। तो वही अश्विन अपने बटन, जिसे आधे से ज्यादा वो लड़की खोल चुकी थी, उसे बंद करने लगा और तब भी ऊपर के 2 बटन छोड़ दिए और उठकर चलते हुए बालकनी में चला गया। यहाँ उसने सिगरेट सुलगा ली। वही दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। अश्विन, बात क्या है? हम जब से यहाँ आए हैं तो है कि हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आखिर बात क्या है? और ये शर्त भी? वो लड़का बोल ही रहा था कि अश्विन ने उस लड़के का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए, चुप, अब एक और वर्ड नहीं। तुम दोनों की इस शर्त की बात ने मुझ से मेरा चैन सब छीन लिया है। ना उस दिन मैं तुम लोगों की बातों में आता और ना ही मैं उससे वो सब करता। अश्विन बोला। देख अश्विन, तू हर बार हमें उस सब के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। दूसरा लड़का अश्विन को उस लड़के से दूर करते हुए बोला और साथ ही अश्विन को उस लड़के से दूर कर दिया। वही वो लड़का खांसते हुए नीचे बैठ गया तो दूसरा लड़का अंदर से पानी की बोतल उसे देते हुए, वीरेन ले पानी पी। लड़का बोतल आगे करते हुए बोला तो वीरेन जल्दी से पानी पीने लगा। वही अश्विन ने फिर से सिगरेट सुलगा ली थी और बालकनी के साथ लगकर धुएं के छले बनाने लगा। अश्विन, अगर वो लड़की इतनी ही दिलो दिमाग पर छाई है तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले, शादी कर ले उससे। लड़का बोला तो वीरेन हंसते हुए उसे देखने लगा। आशु आशु आशु, कभी सुना है तुमने के मरे हुए लोगों से शादी होती है? अश्विन बोला तो आशु जो उसके पास खड़ा था वो हैरानी से उसे देखने लगा। क्या बोल रहा है तू? आशु बोला। हाँ यार, सही बोल रहा हूँ। और जब मैंने ही उसे मारा हो तो वो कैसे जिंदा हो सकती है? अश्विन एक बार फिर धुएं के छले बनाते हुए बोला तो वही फर्श पर बैठा वीरेन आशु को, तो आशु वीरेन को देखने लगे।
तुमने उसको मार दिया? वीरेन लड़खड़ाते हुए बोला। हाँ, मार दिया? अश्विन अभी भी धुएं के छले बनाने हुए बोला। पर यार, जब तुमने अपने मन की कर ली थी तो उसे मारा क्यों? आशु भी अंदर तक कांप गया था अश्विन की बात सुनकर। तुम्हें क्या लगा कि मैं उसे मारना चाहता था? अरे, मैंने तो उसे बोला था कि उसे मैं सब कुछ दूंगा, पर वो मुझे सोता हुआ समझकर भाग गई और जाते जाते उसने पुलिस में भी कंप्लेंट करा दी थी। वो इंस्पेक्टर ने पहले मुझे फोन कर दिया था और फिर मैंने उसे अपने अड्डे पर रखा था। पर यार, क्या कहूँ, वो लड़की नहीं मेहर नशे के जैसी थी। जितना उसे जीता उतनी ही और तलब उठती, पर दाद देने होगी उसकी। फिर उसने भागने की कोशिश की थी और वो आखिरी बार था। और उस दिन इन हाथों से मैंने उसे मारा। इन हाथों से। अश्विन आशु को अपने हाथ दिखाते हुए बोला। वही दोनों अश्विन की आंखों में कुछ और हो देख रहे थे। यार, तुझे प्यार हो गया था उससे। तेरी आंखें और तेरे बोलने का लहजा तो यही कह रहा है। वीरेन बोला तो अश्विन के हाथ मुंह तक सिगरेट लाते हुए रुक गए। वही आशु वीरेन को चुप रहने को बोल रहा था, पर वीरेन उसे इग्नोर करते हुए अश्विन के पास चला गया। असल में तू आज भी उसी से प्यार करता है, तभी तो अब तुम्हें ये सब शर्त और सब कुछ, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही क्यों? तू उस रात वाली से प्यार में पड़ गया है। वीरेन बोले जा रहा था और वही अश्विन की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। हाँ, हो गया प्यार। क्या करूं, बहुत देर हो गई है। अब तो फिर से ये बात अपने मुंह पर मत लाना, वरना तू जानता है ना क्या कर सकता हूं मैं। अश्विन वीरेन के कॉलर पकड़कर बोला। रिलैक्स अश्विन, बसकर बहुत हुआ और अब कुछ नहीं हो सकता तो भूल जा उसे। और हाँ, अंकल बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़की देखी है, तो जा उस लड़की से मिल। आशु अश्विन के कंधे पर हाथ रखकर बोला तो अश्विन के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, जाना ही पड़ेगा, वरना इस बार पापा मुझे जायदाद से बेदखल ही कर देंगे। अश्विन बोला और फिर वीरेन को देखकर उसका कॉलर सही करते हुए, तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आता हो तो क्या करता हूँ? मुझे ही नहीं पता। तो वो सब भी गुस्से में हुआ तो अब उसके बारे में फिर से बात नहीं होगी। और हाँ, तू भी अब ऐसी कोई शर्त नहीं रखेगा जिसे तुम्हारी ही जान खतरे में पड़ जाए। अश्विन वीरेन के चेहरे पर हल्के से मारते हुए बोला। आशु और वीरेन चले गए तो अश्विन फिर से उसी रूम में आ गया। यहाँ पर मेहर की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। काश उस दिन उस वाहियात शर्त लगाने से पहले एक बार तुम्हें देख लिए होता तो आज बोलते हुए अश्विन ने मेहर की तस्वीर पर हाथ फेर और अपनी यादों में खो गया। यार, अश्विन क्यों ना कुछ ऐसा करे कि जब भी हम लोग मिले तो उसे एक बार जरूर करे। वीरेन अश्विन से बोला। क्यों? वीरेन अपने पापा के साथ और आशु अपने बिजनेस के चलते कुछ दिनों के लिए अश्विन से दूर जाने वाले थे। ऐसा क्या करना है जिसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे? अश्विन वीरेन को देखते हुए बोला। तो आशु आगे बोला। शर्त लगाते हैं कि हम में से कोई एक किसी एक ऐसी लड़की को किस करेगा जिसे वो लड़का बस उसी समय देखेगा जब वो लड़की उसके सामने आएगी। आशु बोला। हाँ, और साथ ही में उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। वीरेन बोला। पागल हो गए हो तुम लोग? ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ पर तुम्हें हुस्न की परियां मिलेगी। अश्विन हंसते हुए बियर का कैन उठाते हुए बोला और उसे पीने लगा। चल, फिर लगा शर्त और हम दोनों तुम्हारे लिए ऐसी ही एक लड़की ढूंढते हैं। और हाँ, तू उसे उस समय देखेगा जब वो तुम्हारे सामने आएगी। वीरेन बोला। पहली बात, तुम लोगों को पता है मुझे कैसी लड़की पसंद है, और वैसी यहाँ तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी शर्त लगी कर ले तू अपने मन की। अश्विन वीरेन को देखकर बोला और फिर से अपने कैन पर ध्यान लगा दिए। चल, अभी देखते हैं। वीरेन आशु से बोला तो दोनों उठकर रूम से लगी खिड़की से बाहर देखने लगे। शादी वाला घर होने के कारण बहुत से मेहमान थे और लड़कियां भी थी, पर सब मेकअप भरी पड़ी थी। वही काफी देर सब जगह देखने के बाद वीरेन की नजर गेट के पास खड़ी लड़की जानी
मेहर पर पड़ी, चल तू इसके साथ बैठ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, वीरेन आशु से बोला और अश्विन की तरफ इशारा भी कर दिया। वही आशु भी सिर हिलाते हुए अश्विन के पास आकर बैठ गया। गया है वो किसी को डोट लाने, देखो कैसी है वो, आशु भी कैन उठाते हुए बोला और दोनों ने इशारे से कैन को एक दूसरे की ओर करके पीने लगे। कुछ ही देर में वीरेन रूम में आया तो अश्विन उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मेहर रूम में आई थी। काश हम वैसे ना मिले होते, पर क्या फायदा अगर मैं सामने से भी तुम्हें बोलाता कि तुमसे प्यार है, तब भी तुम मुझे रिजेक्ट ही करती, और कोई मुझे रिजेक्ट करे ये मुझे मंजूर नहीं। अश्विन तस्वीर पर ही हाथ रखे हुए बोला और फिर उस रूम से बाहर चला गया। हवेली, पूरी हवेली आज वीरान सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई रहता ही नहीं है। दादी तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आई थी और वही रुकमनी रंजन रौनक उसी रूम में आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। सुप्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। वो बस अपने रूम में बैठी यही सब सोच रही थी। मेहर तो मानो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। दोपहर से रात हो गई थी। कबीर रूम में आया तो चारों ओर अंधेरा देखकर एक बार तो वो भी सोच में पड़ गया। फिर आगे आकर उसने रूम की लाइट चला दी तो देखा मेहर फर्श पर बैठी बेड से सिर लगाकर आंखें बंद करी हुई थी। कबीर ने ध्यान से देखा तो गालों पर आंसू सूख चुके थे और पलकें अभी भी भीगी हुई थी। कबीर मेहर के पास ही बैठ गया और उसे ही देखने लगा। मेहर रोने की वजह से सो चुकी थी और शायद बहुत रोई थी वो। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे तो कबीर ने उनको हल्के से मेहर के चेहरे से हटाना चाहा, पर कबीर के हाथ की छुएन से मेहर घबराकर उठ गई और घबराई सी कबीर को देखने लगी। वही कबीर मेहर के एकदम उठने से हैरान सा रह गया और उसका हाथ वैसे ही हवा में रह गया जिसे अब मेहर देख रही थी। मेहर जल्दी से उठ गई और अपने बाल एक तरफ करने लगी। वही कबीर भी उठ गया और मेहर को ही देख रहा था जिसके हाथ कांप रहे थे। वो नीचे चलो कुछ खा लो, कबीर मेहर से बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और चलने लगी। रुको, कबीर ने मेहर को आवाज लगाकर कहा तो मेहर हैरान सी उसे ही देखने लगी। वो पहले अपना चेहरा साफ कर लो, कबीर बोला तो मेहर बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई। सुप्रिया, मेहर और कबीर ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दादी नहीं आई थी तो कबीर दादी को लेने चला गया। वही रवि विवेक भी आ गए। दादी कुछ तो खा लो, फिर आपको दवाई भी लेनी है, कबीर दादी से बोला तो दादी ने ना कर दी। बहुत मिन्नतें करने के बाद दादी कबीर के साथ बाहर आई और मेहर को देखा जो अभी भी कहीं खोई हुई सी बैठी थी और फिर मेहर की तरफ ही चल पड़ी। दादी ने मेहर के सिर पर हाथ रखा, तब जाकर मेहर ने दादी को देखा।